नमस्कार दोस्तों, ये ठोस अवस्था नाम के चैप्टर का तीसरा वीडियो है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग ये देखते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या है। तो क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, अब अवयवी कण हो सकता है अणु हो सकता है परमाणु हो सकता है आयन हो। तो क्रिस्टल में अवयवी कण जिस नियमित पुनरावृत्तिक व्यवस्था से व्यवस्थित होते हैं उस संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण हैं वो त्रिविम में एक निश्चित पुनरावृत्तिक व्यवस्था में, पुनरावृत्तिक व्यवस्था माने एक ही खंड एक ही प्रकार की संरचना बार बार दोहरा कर वो पूरी की पूरी संरचना बनी हुई होती है। तो इसे संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। त्रिविम आकाश माने 3D में, 3 डायमेंशन में क्रिस्टल के अवयवी कण यानी क्रिस्टल जिस भी कणों से बना है, हो सकता है आयनों से बना हो, परमाणुओं से या फिर अणुओं से बना हो। आणविक कणों की नियमित मतलब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नियमित और पुनरावृत्तिक व्यवस्था माने जो संरचना एक जगह पाई जाती है क्रिस्टल में, वही संरचना हर जगह उसी प्रकार से व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था को, इस पूरी संरचना को, क्रिस्टल की इस व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। देख लीजिएगा। और इसके बाद में क्रिस्टल जालक में जो क्रिस्टल स्थल होता है वो अवयवी कण वहाँ पर होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर अवयवी कण होते हैं उन सभी बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। चलिए अब इसके बाद अगला पद हम लोग समझते हैं का। तो एकक कोष्ठिका क्या है? तो एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक के अंदर वह छोटे से छोटा हिस्सा जिसको जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से पूरी क्रिस्टल संरचना बनी हुई है, उस छोटे से छोटे हिस्से को एकक कोष्ठिका या इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल क्या है? क्रिस्टल जालक का, पूरी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा हिस्सा जिसको बार बार एक निश्चित क्रम में दोहराने से और नियमित व्यवस्था से व्यवस्थित करने से पूरी क्रिस्टल संरचना बनी हुई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई सेल या एकक कोष्ठिका कहते हैं। परिभाषा देखिए क्रिस्टल जालक आप लोग जान गए। पूरे क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा हिस्सा, वह सूक्ष्मतम हिस्सा जो पूरे क्रिस्टल का अगुवाई करता है, जो पूरे क्रिस्टल का एक प्रारूप है और जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने से, जिसको बार बार उसके कई खंडों को आपस में नियमित क्रम में जोड़ने से पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, उसी को इकाई सेल या एकक कोष्ठिका कहते हैं। यहाँ पर फोटो में देख लीजिए, जो शेडेड वाला है वो एक एकक कोष्ठिका है और वही एकक कोष्ठिका, उसी के जैसे बहुत सारे ऐसे आपस में जुड़े हैं अनंत एकक कोष्ठिकाएं मिलकर पूरी क्रिस्टल संरचना बनी हुई है। या फिर ये देख लीजिए रेबिक्स क्यूब। इसमें देखिए, इसमें जो एक खंड है, ये एक खंड ये मान सकते हैं कि ये एकक कोष्ठिका है और ऐसे ही कई एकक कोष्ठिकाएं मिलकर ये पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक बना हुआ है। तो ये क्या है? और वैसे ही क्रिस्टल जालक में कितने एकक कोष्ठिकाएं होती हैं? तो अनंत हो सकती हैं, अनंत एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अवयवी कणों की संख्या के आधार पर एकक कोष्ठिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहला है आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका। अब सरल एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? जैसे हम 4 प्रकार के एकक कोष्ठिकाओं का अध्ययन करेंगे अवयवी कणों के आधार पर, और ये 4 के चारों घनीय एकक कोष्ठिका होगा, घन के जैसा एकक कोष्ठिका होगा। घन मतलब एक ऐसा त्रिविमीय जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, ठीक है, तो घन होता है। तो घनीय एकक कोष्ठिका को लेकर हम चारों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सरल एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। तो ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित हो। ऐसा एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे हम घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे अगर इसको हम एक एकक कोष्ठिका माने तो
अगर इसके प्रत्येक कोने पर केवल अवयवी कण उपस्थित हैं तो इसे क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे घनीय एकक कोशिका। मान लीजिए ये एक एकक कोशिका है और इसके प्रत्येक कोने पर एक एक पार्टिकल है तो उसे क्या कहते हैं, घनीय एकक कोशिका। घनीय एकक कोशिका तैयार कैसे होती है, आद्य एकक कोशिका तैयार कैसे होती है, जैसे देखिए इस तरह से अगर बहुत सारे अवयवी कण इस तरह से जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं इधर भी और नीचे भी। अब इनके केंद्रों को जब आपस में मिलाते हैं तो ये घनीय एकक कोशिका तैयार होती है। और ऐसे ही इन चारों गोलों के पीछे भी ऐसे 4 गोले हैं तो उनके भी केंद्रों को ऐसे मिला देंगे तो ये एक घनीय एकक कोशिका बनकर तैयार होगा। और घनीय एकक कोशिका किस तरह का होता है, घनीय एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होता है। यानी कि यानी कि इसके कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण हो तो उस एकक कोशिका को आद्य एकक कोशिका कहते हैं। अब ये अवयवी कण किस तरह से हैं, देखिए यहाँ पर देख लीजिए फोटो में, और इसमें देखिएगा तो अगर कोई आपसे पूछे कि आद्य एकक कोशिका में कुल सम्मिलित अवयवी कण कितने हैं, तो कुल कितने अवयवी कण हैं, तो कोई भी आद्य एकक कोशिका है तो उसके 8 कोने पर एक एक पार्टिकल है तो कुल मिला के कुल सम्मिलित अवयवी कण कितने हैं, 8 हैं। 8 अवयवी कण उसमें सम्मिलित हैं। लेकिन कुल प्रभावी अवयवी कण कितने हैं, तो देखिए किसी एकक कोशिका के एक कोने पर जो अवयवी कण होता है वो अवयवी कण जैसे इसके कोने पर है ऐसे ही वो 7 और एकक कोशिकाओं के संपर्क में होता है। यहां पर देख लीजिए, जैसे एक आद्य एकक कोशिका है तो उसके कोने पर जो अवयवी कण होगा, किसी भी कोने पर जो अवयवी कण होगा वो जैसे इस एकक कोशिका के संपर्क में है ऐसे ही 7 और एकक कोशिकाओं के संपर्क में है। मतलब कि एक एक अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं के संपर्क में होता है। मतलब कि एक अवयवी कण का 1/8 हिस्सा ही एक एकक कोशिका के लिए होता है। फिर से सुन लीजिए, एक अवयवी कण का 1/8 हिस्सा ही एक एकक कोशिका के लिए होता है। मतलब कि इसमें एक कोने पर कितना है, एक कोने पर जो अवयवी कण है इस अवयवी कण का 1/8 हिस्सा ही इस एकक कोशिका का है और इसके 8 कोने पर एक एक अवयवी कण है तो गुणे 8 कर दीजिए, यानी प्रभावी अवयवी कण 1 है। यानी आद्य एकक कोशिका केवल एक ही कण से बना हुआ है। जो कण एकक कोशिका के कोने पर होता है, एक अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं में बटा होता है। तो एक अवयवी कण 8 लोगों में बढ़ गया तो एक एक एकक कोशिका को कितना मिला, 1/8। जैसे ये अवयवी कण इसके इस कोने पर है तो इस अवयवी कण का 1/8 हिस्सा ही इस एकक कोशिका के अंदर है, शामिल है। ऐसे इस अवयवी कण का 1/8वां हिस्सा ही इस एकक कोशिका के लिए है। ऐसे प्रत्येक कोने पर जितने भी हैं, प्रत्येक कोने पर जो जो अवयवी कण है उन सारे अवयवी कणों का 1/8वां हिस्सा ही इस एकक कोशिका के लिए है। तो एक कोने पर अवयवी कण कितने हैं, 1/8, और ऐसे कितने अणु हैं, 8। तो 8 का गुणा कर दिए, 8 से 8 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर क्या आ गया, अब अंतःकेंद्रित एकक कोशिका क्या है, ऐसी एकक कोशिका हम सारे के सारे एकक कोशिकाओं के प्रकार घनीय एकक कोशिका को लेकर ही समझेंगे। देखते हैं अंतःकेंद्रित एकक कोशिका। तो अंतःकेंद्रित एकक कोशिका क्या है, ऐसी एकक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण तो हैं ही। अब एक एकक कोशिका में कितने कोने हैं, 8 कोने, 1 2 3 4 और 4 ऐसे पीछे, तो 8 कोने पर एक एक अवयवी कण हो। और इसके अलावा इसको खोल कर देखें तो बीच में भी एक अवयवी कण हो। तो ऐसा एकक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण है, इस कोने पर एक अवयवी कण, इस पर, और इसके अलावा एक अवयवी कण इसके बीचों बीच में है। यानी कि जैसे ये एक कमरा है
उस कमरे को एकक कोशिका मान लीजिए, तो उस कमरे के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण हों और उस कमरे के बीचों बीच में, उस कमरे में जब प्रवेश करो तो बीचों बीच में भी एक अवयवी कण रखा हुआ है, तो ऐसी एकक कोशिका को क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो बीसीसी एकक कोशिका किसे कहते हैं? वह एकक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण हो और इसके साथ में ही उसके केंद्र पर, एकक कोशिका के केंद्र पर भी एक अवयवी कण हो, तो उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब इसमें देखते हैं कुल सम्मिलित अवयवी कण कितने हैं, तो 8 कोनों पर एक एक अणु है, तो 8 कण ये हो गए और एक बीचों बीच में है, तो कुल मिला के 9 कुल सम्मिलित अवयवी कण कितने हैं? 9 हैं। परंतु प्रभावी अवयवी कण कितने होंगे? तो देखिए, जो कण कोने पर है, एकक कोशिका के कोने पर जो अणु है, उस अणु का 1/8वां हिस्सा ही एकक कोशिका का है। तो 8 कोने पर देखिए, एक कोने पर जो अवयवी कण है उसका 1/8वां हिस्सा केवल एकक कोशिका का है, और 8 कोने पर कितने होंगे? तो 8 का गुणा कर दीजिए, एक कोने पर अवयवी कण का 1/8वां हिस्सा, और ऐसे ही 8 कोने पर 8 हो गए, 8 से 8 कट गया, कितना आ गया? 1। और एक अणु जो केंद्र पर है, बीचों बीच में है, वो तो पूरा का पूरा इसी का ही है, यानी कि प्रभावी अवयवी कणों की संख्या होती है इसमें 2। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या होती है 2। 1/8 प्रत्येक कोने पर मिलाकर 1 हो गया और एक बीचों बीच में, तो कुल मिला के अंतः केंद्रित एकक कोशिका में प्रभावी अवयवी कण होते हैं 2 और सम्मिलित अवयवी कण होते हैं 9। परिभाषा लिख दिया है, देख लीजिए। चलिए समझते हैं। अगला है, देखिए, एकक कोशिका के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सरल एकक कोशिका पढ़ चुके, अंतः केंद्रित पढ़ चुके। तीसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? ऐसा एकक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित हो और इसके अलावा प्रत्येक फलक पर एक एक अवयवी कण उपस्थित हो, तो उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसा एकक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित हो और प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित हो। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखिए, ये देखिए, एक अवयवी कण इसके इस कोने पर है, एक अवयवी कण इस पर, प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण, और इसके सभी फलक पर भी एक एक अवयवी कण। जैसे ऊपर वाले फलक पर ये अवयवी कण हो गया, इस वाले फलक पर ये अवयवी कण हो गया, पीछे वाले फलक पर ये अवयवी कण हो गया, इस साइड वाले पर ये हो गया, नीचे वाले पर ये हो गया, और सामने जो है उस पर ये हो गया। मतलब कि प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण और प्रत्येक फलक पर एक एक अवयवी कण, तो फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। अब देखिए, इसमें सम्मिलित अवयवी कण कितने हैं? तो 8 कोने पर एक एक अवयवी कण हो गए, इसमें प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण हो गए, तो 8 तो कोने हैं, तो 8 कोने पर 8 अवयवी कण हो गए, और प्रत्येक फलक पर एक एक अवयवी कण, और होते हैं 6 फलक, तो 6 फलक हो गए और 8 कोने, तो 8 6 14 अवयवी कण सम्मिलित हैं इसमें। अब समझिए प्रभावी अवयवी कण कितने हैं? तो देखिए, जो प्रत्येक कोने पर अवयवी कण होते हैं उसका केवल 1/8वां हिस्सा ही इसका है, और जो फलक पर होते हैं, फलक पर उपस्थित अवयवी कण का आधा हिस्सा एकक कोशिका का होता है। फोटो में देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं। कैसे? फलक पर जो भी अवयवी कण होगा उस अवयवी कण का आधा हिस्सा एकक कोशिका में प्रभावी होगा। तो देखिए, प्रत्येक कोने पर 1/8 ही है, हर कोने पर 1/8 ही है, और 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर 8 का गुणा कर लीजिए, तो कितना हो गया? यानी 8 कोने पर मिलाकर प्रभावी कणों की संख्या कितनी हो गई? 1 प्लस 1 फलक पर आधा कण है, तो 6 फलक पर 3 कण हो गए,
और मिलाकर हो गए 4, यानी प्रभावी कणों की संख्या 4 हो गई। अब हम लोग समझते हैं अनंत केंद्रित एकक कोशिका। अनंत केंद्रित किसे कहते हैं? ऐसी एकक कोशिका कि जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण हो, प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण हो, और इसके अलावा किसी भी दो विपरीत फलक पर एक एक अवयवी कण हो, किसी भी दो विपरीत, चाहे ऊपर वाले पर और नीचे वाले पर हो केवल, या फिर सामने वाले पर और पीछे वाले पर, या फिर साइड वाले पर। यानी कि ऐसी एकक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण हो और इसके अलावा किसी दो विपरीत फलक पर एक एक अवयवी कण हो। फेस सेंटर्ड में क्या था? फलक केंद्रित में क्या था? प्रत्येक कोने पर था और प्रत्येक फलक पर था। लेकिन अनंत केंद्रित में क्या होगा? प्रत्येक कोने पर अवयवी कण है और इसके अलावा किसी भी दो विपरीत फलक पर एक एक अवयवी कण है, तो इसे क्या कहते हैं? अनंत केंद्रित एकक कोशिका। अब कितने सम्मिलित अवयवी कण होंगे? तो सम्मिलित अवयवी कण 8 कोने पर और किसी दो विपरीत फलक पर, तो 8 और 2 10 हो गए सम्मिलित अवयवी कण। और प्रभावी अवयवी कण, तो एक कोने पर प्रभावी अवयवी कण 1/8, 8 कोने पर मिलाकर 8 का गुणा कर दीजिए, 1 हो गया। और किसी दो विपरीत फलक पर है, तो एक फलक पर आधा है, 2 फलक पर मिलाकर 1 होगा, यानी प्रभावी अवयवी कण होंगे 2। तो प्रभावी अवयवी कण 2 हो गए। क्या है देख लीजिए। तो हम लोग इतनी चीज़ें सीख चुके हैं, एकक कोशिका के प्रकार हो गए। अब हम लोग सीखते हैं एकक कोशिका का प्राचल। अब एकक कोशिका का प्राचल क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक एकक कोशिका है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, अगर हम इसकी इस वाली भुजा को x अक्ष मान लें, इस वाली भुजा को y अक्ष मान लें और इस वाली भुजा को z अक्ष मान लें। x अक्ष की लंबाई मान लेते हैं स्मॉल ये है, y अक्ष की क्या है? स्मॉल b है, और z अक्ष की क्या है? स्मॉल c मान लेते हैं। ये इसकी लंबाइयां हैं, यानी इनकी लंबाइयां हैं। और देखिए, हम अगर कोण की बात करें तो ये भुजा और बी भुजा के बीच में कौन सा कोण बनेगा? तो अगर हम ये को दर्शा लें अल्फा, बीटा माने बी समझें और गामा मतलब सी समझें, तो ये बताइए ये और बी में क्या मिस है? सी मिस है, सी नहीं है। तो ये और बी में सी नहीं है, तो सी को क्या मानते हैं? गामा, यानी ये और बी के बीच का कोण हम गामा मानेंगे। अब कोई पूछे ये भी बी सी के बीच का कोण बताइए, बी सी के बीच का कोण, तो बी और सी के बीच का कोण, बी और सी में क्या मिस है? ये मिस है, और ये को हम अल्फा से दर्शा लेते हैं, यानी बी और सी भुजा के बीच का कोण अल्फा होगा। और सी और ये में क्या मिस है? तो सी और ये में क्या मिस है? बी, और बी को हम दर्शा लेते हैं बीटा, यानी ये बी के बीच के कोण को गामा से, बी सी के बीच का कोण अल्फा और सी ए के बीच का कोण बीटा है। अब देखिए, जैसे कोई पूछे ये और बी के बीच का कोण, तो ये और बी में क्या मिस है? इन दोनों में क्या नहीं है? तो गामा, ये बी में सी नहीं है तो सी के लिए गामा हो गया। ऐसे बी और सी के बीच का कोण क्या होगा? तो बी और सी के बीच का कोण अल्फा होगा, और ये और सी के बीच का कोण, तो ये और सी में क्या मिस है? बी मिस है, तो बीटा हो गया। यानी कि किसी भी एकक कोशिका में 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर हम x अक्ष की तरफ ये, y अक्ष की तरफ b और z अक्ष की तरफ c माने, और इनके बीच का कोण हमेशा यही मानना है। और कैसे मानना है ये देख लीजिए, ये और b के बीच के। अगर हम किसी एकक कोशिका की इन लंबाइयों में, तीनों भुजा की लंबाई में, ये b c के मान में अगर परिवर्तन करें और इनके बीच में जो कोण है, बी सी के बीच में जो कोण है, सी ए के बीच में, इनके बीच का जो कोण है, इन कोणों के मान में परिवर्तन करें, तो हमें एकक कोशिका के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। अब वो कौन कौन से रूप देखने को मिलेंगे देखिएगा। ये बी सी क्या है? एकक कोशिका की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की माप है। और अल्फा, बीटा, गामा क्या है? उनके बीच का कोण है। इन कोणों में और इन
लंबाइयों में जब परिवर्तन करेंगे तो अलग अलग प्रकार की एकाक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। जिसे देखिएगा ये बराबर बी बराबर सी, अगर ये बी सी तीनों बराबर है और तीनों कोण 90 अंश है तो इस प्रकार की एकाक कोशिका घनीय एकाक कोशिका कहलाती है। अगर कोई ऐसी एकाक कोशिका है जिसमें ये की लंबाई और बी की लंबाई बराबर है लेकिन सी की लंबाई बराबर नहीं है और अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा 90 अंश है, तो ये क्या होगा, द्विसमलंबाक्ष। और उसके एग्जाम्पल भी यहाँ लिखे हैं। इसी तरह से सबके सब हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सबसे सममित एकाक कोशिका कौन सी है तो वो है घनीय एकाक कोशिका। और अगर पूछा जाए सबसे असममित एकाक कोशिका कौन है, असममित, तो ये है त्रिसमनताक्ष। तो सबसे सममित सिमेट्रिक घनीय होता है और सबसे ज़्यादा असममित एकाक कोशिका त्रिनताक्ष होती है। इसमें ध्यान से देखिए, ये कोई एकाक कोशिका घनीय एकाक कोशिका कैसे है, घनीय एकाक कोशिका कैसे है, कोई एकाक कोशिका घनीय एकाक कोशिका उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और उनके भुजाओं के बीच के कोण के आधार पर घनीय एकाक कोशिका है। अब कोई घनीय एकाक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या के आधार पर कौन कौन सी संरचना देखने को मिल सकती है, तो कोई घनीय एकाक कोशिका है तो उसमें केवल SCC, BCC और FCC संरचना देखने को मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई घनीय एकाक कोशिका है और उसमें ECC संरचना उपलब्ध है। ऐसे द्विसमलंबाक्ष है तो उसमें केवल SCC और BCC देखने को मिलेगा। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि कोई एकाक कोशिका द्विसमलंबाक्ष है और उसमें FCC है यानी या ECC है, ऐसा नहीं मिलेगा। द्विसमलंबाक्ष में SCC और BCC, ऐसे ही सब में। और इस व्यवस्था को सबसे पहले देखा था ब्रेवेज ने और उन्होंने ही बताया कि घनीय एकाक कोशिका में केवल SCC, BCC और FCC केवल 3 ही संभव हैं। जोड़ने पर आता है 14 और यही 14 क्या हैं, इन्हीं 14 को ब्रेवेज जालक कहते हैं। यानी ब्रेवेज नाम के वैज्ञानिक ने इसे देखा था, इसीलिए एकाक कोशिकाओं में 14 प्रकार के ब्रेवेज जालक देखने को मिलते हैं। 1848 में विभिन्न क्रिस्टलों में 14 प्रकार की क्रिस्टल तंत्र को देखा जिसे ब्रेवेज जालक कहते हैं।